वर्षों से रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बाजार में चाइना का दबदबा रहा है, जिनका उपयोग हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में किया जाता है। लेकिन अब बाजार पर चीन की पकड़ ढीली हो सकती है। आपका स्वागत है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन को पश्चिमी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए इतना आवश्यक बना दिया है कि अगर पश्चिम आर्थिक रूप से इसे अलग करना चाहे तो ये बहुत मुश्किल और संभवतः जोखिम भरा होगा। मामले में मामला दुर्लभ पृथ्वी तत्व, सेल फोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक वाहन जैसी चीजों के लिए दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग किया जाता है और चीन उनके लिए अधिकांश बाजार को नियंत्रित करता है। द्वारा विश्लेषण। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सुझाव है कि चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी निष्कर्षण के 60% और प्रसंस्करण के 87% के लिए जिम्मेदार है। यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि तकनीक के अतिरिक्त हम हर दिन उपयोग करते हैं, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकी में भी उनका उपयोग किया जाता है। हमने लॉकहीड मार्टिन से अमेरिकी सेना द्वारा F-35 फाइटर जेट खरीदने के बारे में एक एपिसोड किया था जिसमें चीन से दुर्लभ पृथ्वी धातुएं थीं। सेना ने मूल रूप से कहा, हाँ, चीनी सामग्री का उपयोग करना बुरा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि हम उन्हें खोदने जा रहे हैं। तो उसने उन्हें छूट दी और लॉकहीड मार्टिन को कलाई पर एक थप्पड़ दिया। मेरे पसंदीदा चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि यह चीन के दुर्लभ पृथ्वी उत्पादों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की निर्भरता को उजागर करता है। This case involves something called rare earth materials, which are used by American manufacturers to make high-tech products like advanced batteries that power everything from hybrid cars to cell phones. We want our companies building those products right here in America. But to do that, American manufacturers need to have access to rare earth materials, which China supplies. आप जानते हैं, एक और यह सुनकर आश्वस्त होता है कि पश्चिमी नेता इस खतरे को पहचानते हैं कि यह उनकी अर्थव्यवस्थाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। दूसरी ओर, उस भाषण को 10 साल हो चुके हैं और हर कोई अभी भी ऐसा इसलिए चीन पर निर्भर है। 2020 में अमेरिका ने अपनी दुर्लभ पृथ्वी का 78% चीन से आयात किया, जो जोखिम भरा है क्योंकि हमने देखा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी रेयर अर्थ का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। 2010 में पूर्वी चीन सागर में एक विवाद को लेकर चीन ने जापान को दुर्लभ पृथ्वी का निर्यात बंद कर दिया। इसने जापान के मोटर वाहन उद्योग को बाधित किया, वैश्विक कीमत स्पाइक्स का नेतृत्व किया और सुरक्षित आपूर्ति के लिए एक वैश्विक भीड़ उत्पन्न की। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, वो 10 साल पहले की तुलना में अधिक था, तब से बहुत कुछ बदल गया है। आपको याद दिला दूं कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार युद्ध तब शुरू किया जब उसने कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच का आह्वान किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अक्सर दूसरे देशों को अपनी इच्छा के आगे झुकाने के लिए व्यापार का इस्तेमाल करती है और यह पहले से ही दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को सौदेबाजी चिप के रूप में उपयोग करने की धमकी दे रहा है। 2019 में शी जिनपिंग ने जियानशी प्रांत में एक दुर्लभ पृथ्वी चुंबक कारखाने का दौरा किया। कुछ दिनों बाद राज्य द्वारा संचालित शिन्हुआ समाचार के एक संपादकीय में चेतावनी दी गई थी कि चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ने से संयुक्त राज्य अमेरिका को उन सामग्रियों की आपूर्ति खोने का जोखिम है जो इसकी तकनीकी ताकत को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोबल टाइम्स के पूर्व संपादक इन चीफ हु जिजिन ने दावा किया कि सरकार अमेरिका को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात को हथियार बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही थी। अब इस समस्या का उत्तर सरल लग सकता है, दुर्लभ पृथ्वी के नए स्रोत खोजें। समस्या यह है कि ऐसा करने की तुलना में कहना बहुत आसान है। 12 साल पहले चीन के साथ उस व्यापार विवाद के बाद से जापान अभी भी चीन के दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से खुद को दूर करने में कामयाब नहीं हुआ है। और मेरा विश्वास कीजिए, जापान ने चीन को फिर से उस तरह का उत्तोलन न देने की भरसक कोशिश की है। ऐसा करने में एक बाधा यह है कि जबकि दुर्लभ पृथ्वी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, इतना दुर्लभ जो कठिन है, उन्हें खनन को लाभदायक बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में खोजना है। मेरा मतलब है, उन्हें चीन से खरीदना इतना सस्ता है, फिर उन्हें परिष्कृत करने की महंगी और पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक प्रक्रिया है। ये चीन के भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में बाओगांग टेलिंग्स बांध है। दुर्लभ पृथ्वी खनन और प्रसंस्करण के लिए धन्यवाद। अब ये जहरीली कीचड़ से भरी झील है। यही कारण है कि चीन का बाजार पर इतना कब्जा है। झील से भरे खतरनाक कचरे से कौन निपटना चाहता है? यही कारण है कि पश्चिमी देश इसे चीन को आउटसोर्स करना पसंद करते हैं, जिसके पास सस्ते श्रम और बहुत कम पर्यावरणीय नियम है। जो नजरों के सामने नहीं है, उसे दिमाग से निकाल दे, ठीक?
चीन भी बाजार का नेतृत्व करता है क्योंकि दुर्लभ पृथ्वी के उसके सबसे बड़े उत्पादकों का स्वामित्व और राज्य द्वारा सब्सिडी दी जाती है। राज्य के स्वामित्व वाले उत्पादकों ने लाभ के लिए पश्चिमी प्रतिस्पर्धियों को बाहर निकालने के लिए बार बार उत्पादन डायल किया और सस्ती आपूर्ति के साथ वैश्विक बाजारों में बाढ़ ला दी। आईएस अपने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को दबाने के लिए अच्छे पुराने बाजार में हेरफेर जैसा कुछ नहीं। दुर्भाग्य से दुर्लभ पृथ्वी की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है, जिसका अर्थ है कि पश्चिम अभी भी जीवन के मसाले के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई हरित तकनीक जैसे पवन टरबाइन और इलेक्ट्रिक वाहन पुराने प्रकार की तकनीक की तुलना में और भी दुर्लभ पृथ्वी का उपयोग करते हैं। ऐसे में ये समस्या और भी विकराल होती जा रही है। यही कारण है कि अमेरिका और उसके सहयोगी नए स्रोतों के साथ आने के लिए छटपटा रहे हैं और वे हर जगह देख रहे हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। उस पर और अधिक ब्रेक के बाद वापसी पर स्वागत है। चीन दुर्लभ पृथ्वी बाजार का एक बड़ा हिस्सा रखता है और यह इसे बहुत अधिक लाभ देता है क्योंकि वे आधुनिक तकनीक के लिए बहुत आवश्यक है। 2010 में वैश्विक खनन उत्पादन के 98% से चीन की बाजार हिस्सेदारी 2020 तक 58% तक गिर गई थी। ये काफी हद तक चीन की अपनी गलतियों के कारण है। जब से चीन ने 2011 में एक क्षेत्रीय विवाद और मूल्य वृद्धि को लेकर जापान को दुर्लभ पृथ्वी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तब से जापान और उसके सहयोगी चीन पर अपनी निर्भरता को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। देश अपनी खुद की रेयर अर्थ खदानों के साथ साथ अपने सहयोगियों की खानों में भी निवेश कर रहे हैं। इस प्रथा को फ्रेंडशोरिंग के रूप में जाना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। लागत और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के साथ साथ बाजार पर चीन के नियंत्रण ने देशों को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया है और यहीं पर चीन को बाजार पर अपनी पकड़ वास्तव में फिसलती हुई दिखाई दे सकती है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का उपयोग किए बिना हार्ड मैग्नेट बनाने का एक तरीका खोजा है। उन्होंने लोहे और निकल के मिश्र धातु टेट्राइनाइट का उत्पादन करने का एक तरीका खोजा जो दुर्लभ पृथ्वी से बने चुंबकों को प्रतिस्थापित कर सकता है। टेट्राइनाइट उल्कापिंडों पर पाया जाता है, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि इसे प्रयोगशाला में सेकंड में दोहराया जा सकता है। यह न केवल उत्पादन करने के लिए बहुत सस्ता है, बल्कि यह खनन के समान पर्यावरणीय समस्याओं के साथ भी नहीं आता है। और मुख्य बोनस यह है कि इसे चीन से नहीं आना है। हालांकि अगर यह वाणिज्यिक हो जाता है तो मुझे यकीन है कि चीन उस तकनीक को चुराने की कोशिश करेगा और इसे हमें और भी सस्ते में बेच देगा। एक प्रौद्योगिकी परामर्श कंपनी के अध्यक्ष ने एनपीआर को बताया कि अंतरिक्ष में मैंने जो सबसे दिलचस्प चीजें देखी है उनमें से एक है और मैं एक सप्ताह में इस तरह की दर्जनों खोजों को देखता हूँ। शोधकर्ता दुर्लभ पृथ्वी को कोयले की राख से परिष्कृत करने पर भी काम कर रहे हैं, उन्हें समुद्र में खनन करना और किसी दिन उन्हें अंतरिक्ष में भी खनन करना। लेकिन विश्लेषकों को अभी भी उम्मीद है कि पश्चिम को चीन की दुर्लभ पृथ्वी से खुद को दूर करने में कई साल लगेंगे और चाइना अनसेंसर्ड आप जैसे दर्शकों की वजह से इस तरह के एपिसोड बना रहा है। यही कारण है कि मेरे लिए चीन के बिना सेंसर वाले दर्शक के सवाल का जवाब देने का समय आ गया है, जो 50 सेंट आर्मी का हिस्सा है। ये प्रशंसकों का समूह है जो सीधे पैट्रियन या स्थानीय लोगों के माध्यम से हमारा समर्थन करते हैं। आज का सवाल आता है पैट्रियन पर। इयान पेंडल्टन, आपको क्या लगता है कि दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बनाए गए सभी कृत्रिम द्वीपों का क्या होगा यदि सीसीपी को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? क्या उन्हें प्रकृति द्वारा पुनः दावा किए जाने के लिए छोड़ दिया जाएगा? या क्या अन्य प्रतिस्पर्धी देश उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहेंगे और द्वीपों को अपने स्वयं के सशस्त्र बलों के आधार के रूप में उपयोग करना चाहेंगे? युद्ध की लूट। इयान, युद्ध की हानि। जो कोई भी ताइवान पर जीत हासिल करता है उसे ये तय करना है कि द्वीपों के साथ क्या करना है। मैं निश्चित रूप से मान रहा हूं कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी किसी कारण से उन्हें यूं ही नहीं छोड़ देगी। ये संभव है कि उनमें से कुछ पड़ोसी देशों को दिए जाएंगे जिनके पास क्षेत्रीय दावे हैं, जैसे वियतनाम, मलेशिया या फिलीपींस। उसे ताइपिंग द्वीप या इटू आबू कहा जाता है। ताइवान इसका उपयोग खोज और बचाव अभियानों के साथ साथ चीनी आक्रमण से बचाव के लिए भी करता है। ये चीन के कुछ सैन्यीकृत द्वीपों का भविष्य हो सकता है, या कौन जानता है, वे सभी युद्ध के दौरान बम से विस्मरण हो सकते हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद इयान, और शो का समर्थन करने वाले सभी को धन्यवाद। इयान की तरह बने और patreon.com/ChinOnCensored पर जाकर और प्रति एपिसोड $1 या अधिक का योगदान देकर बिना सेंसर वाले चीन का समर्थन करें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, अगली बार मिलते हैं।